कहानी की शुरुआत 1930 के दशक के न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां भयानक मंदी के कारण हर तरफ भूख, गरीबी और निराशा का साया फैला हुआ था। लेकिन इसी उदास और घिसे पिटे शहर की भीड़ के बीच कार्ल डेनहम नाम का एक ऐसा सनकी और महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता मौजूद था, जो सिनेमा की दुनिया में कुछ ऐसा करने जा रहा था जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खौफनाक तरीके से दर्ज होने वाला था। हमारी कहानी की मुख्य किरदार एन डैरो एक बेहद खूबसूरत लेकिन संघर्ष कर रही थिएटर अभिनेत्री है, जिसकी जिंदगी में उस वक्त अंधेरा छा जाता है जब उसका वॉडेविल थिएटर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ कार्ल डेनहम अपनी एक अधूरी रोमांचक फिल्म को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। उसके फाइनेंसर उस पर भड़के हुए हैं, उन्होंने फिल्म का बजट रोक दिया है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए पागलों की तरह ढूंढ रही है। लेकिन कार्ल के इरादे तब और भी खतरनाक हो जाते हैं जब उसके हाथ एक बेहद रहस्यमयी और पुराना नक्शा लगता है, जिसमें स्कल आइलैंड नाम के एक ऐसे खौफनाक टापू का जिक्र है जिसे दुनिया ने अब तक नहीं देखा था और जहां मौत हर पल घात लगाए बैठी रहती है। कार्ल को अपनी इस खतरनाक फिल्म के लिए एक नई हीरोइन की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसकी पुरानी लीड एक्ट्रेस डर के मारे फिल्म छोड़ चुकी थी। तभी उसकी नजर सड़क पर भटकती, भूखी और निराश एन पर पड़ती है, जो मजबूरी में एक ठेले से सेब चुराने की कोशिश कर रही थी। कार्ल तुरंत मौके का फायदा उठाता है और उसे अपनी फिल्म में काम करने का लालच देता है। एन शुरुआत में हिचकिचाती है, लेकिन जब कार्ल मशहूर नाटककार जैक ड्रिस्कॉल का नाम लेता है तो एन, जो जैक की बहुत बड़ी फैन थी, इस अनजान और खौफनाक सफर पर जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। बिना एक पल गंवाए कार्ल उसे लेकर सीधा बंदरगाह की तरफ भागता है, जहां उनकी पुरानी और जर्जर जहाज एडवेंचर उनका इंतजार कर रही थी। जहाज अब न्यूयॉर्क की सुरक्षित दुनिया को पीछे छोड़कर एक ऐसे अनजान और खौफनाक सफर पर निकल चुका है जिसका अंजाम भयानक तबाही के अलावा और कुछ नहीं था। जैसे जैसे वे समंदर की गहराइयों में आगे बढ़ते हैं, माहौल और भी ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक होने लगता है। अचानक आसमान से सितारे गायब हो जाते हैं, जहाज के कंपास ने काम करना बंद कर दिया और चारों तरफ एक बेहद घना और डरावना कोहरा छा गया, जिसमें किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालात इतने खराब हो गए कि कप्तान एंगलहॉर्न को भी समझ नहीं आ रहा था कि वे मौत की किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तभी समंदर की उफनती लहरों को चीरते हुए कोहरे के बीच से 100-200 फीट ऊंची, विशाल और भयानक चट्टानी दीवार उनके सामने आ जाती है। जहाज की रफ्तार बहुत तेज थी और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जहाज सीधे उस रहस्यमयी दीवार से टकराने वाला था और एक दिल दहला देने वाली मौत अब बस चंद सेकंड दूर थी। जहाज के विशाल चट्टान से टकराते ही एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई और पूरी वेंचर बुरी तरह हिल गई। क्रू के सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर गिरने लगे। जब सुबह की हल्की रोशनी में कोहरा थोड़ा छटा तो सबके सामने स्कल आइलैंड का वो खौफनाक और रहस्यमयी नजारा था, जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। समंदर के बीचों बीच सैकड़ों फीट ऊंची एक प्राचीन और जर्जर दीवार खड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो इसे इंसानों ने नहीं बल्कि किसी शैतानी ताकत ने बनाया हो। जहाज बुरी तरह चट्टानों में फंसा हुआ था और कप्तान एंगलहॉर्न के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन कार्ल डेनहम की आंखों में अभी भी अपनी फिल्म को लेकर एक पागलपन सवार था। खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कार्ल एंड जैक और कुछ क्रू मेंबर्स को लेकर एक छोटी नाव में आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वे लोग टापू के किनारे पर पहुंचे, वहां का सन्नाटा हड्डियों में कंपी पैदा करने वाला था। खंडहर हो चुके पत्थरों के बीच से गुजरते हुए उनकी नजर वहां पड़े हजारों इंसानी कंकालों और खोपड़ियों पर पड़ी। ये कोई आम टापू नहीं था, बल्कि एक विशाल कब्रिस्तान था। डर के मारे एन के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन कार्ल अपने कैमरे में सब कुछ कैद करने में लगा हुआ था। तभी अचानक उनके सामने मिट्टी और कीचड़ में सना एक छोटा बच्चा आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैवानियत थी। कार्ल ने स्थिति को संभालने के लिए मुस्कुराते हुए उसे एक चॉकलेट देने की कोशिश की, लेकिन उस खूंखार बच्चे ने कार्ल के हाथ पर जोर से काट लिया। इसके बाद जो हुआ उसने सबकी रूह कंपा दी। पलक झपकते ही चारों तरफ से खूंखार आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आदिवासी ने अपना भाला पूरी ताकत से कार्ल के साउंड रिकॉर्डिस्ट माइक के सीने के आर पार कर दिया। माइक वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। एन की चीख निकल गई और वहां खूनी खेल शुरू हो गया। आदिवासियों ने उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त कप्तान एंगलहॉर्न बंदूकों के साथ वहां पहुंच गया और उसने गोलियां चलाकर किसी तरह उन सबको वहां से बचा लिया। जान बचाकर सभी लोग वापस जहाज पर पहुंचे, जहां एक भयंकर समुद्री तूफान उनका इंतजार कर रहा था। लहरें इतनी खतरनाक हो गई थीं कि जहाज किसी भी पल डूब सकता था। क्रू के लोग जहाज को चट्टानों से निकालने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौत चुपके से उनके पीछे जहाज पर चढ़ चुकी है। तूफान के शोर और अंधेरे का फायदा उठाकर एक खूंखार आदिवासी बांस के सहारे जहाज पर आ गया और उसने चुपके से एन को पकड़ लिया। जब तक जैक को एन के गायब होने का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एन को अगवा कर लिया गया था। उधर टापू पर आदिवासियों ने भयानक आग जला ली थी और उनके खौफनाक नगाड़ों की आवाज पूरे समंदर में गूंज रही
थी। वे एन को एक विशाल वेदी पर बांध चुके थे और किसी अनजान शैतान को बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। एन की आंखों में मौत का खौफ था और वह मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज उस खौफनाक जंगल के सन्नाटे में दबकर रह गई। जैसे ही आदिवासियों ने एन को उस विशाल दीवार के पार जंगल की तरफ लटकाया, अचानक जंगल के भीतर से एक दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनाई दी। पेड़ों के टूटने और जमीन के कांपने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई विशालकाय राक्षस अंधेरे को चीरता हुआ बाहर आ रहा हो। एन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कोहरे के बीच से अब एक भयानक और विशाल काली परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। धुएं और कोहरे को चीरते हुए वो विशाल परछाई अब पूरी तरह से एन के सामने आ चुकी थी। यह कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि 25 फुट ऊंचा एक बेहद खौफनाक और विशालकाय गोरिल्ला था, जिसे आदिवासी कोंग कहते थे। एन डर के मारे पूरी तरह सुन्न पड़ चुकी थी। उसकी सांसें गले में अटक गई थीं और शरीर कांप रहा था। कोंग ने अपनी विशाल खूनी आंखों से एन को घूरा और फिर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। इससे पहले कि एन कुछ समझ पाती, कोंग उसे एक खिलौने की तरह उठाकर उस घने और अंधेरे जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। उधर गोलियों की गूंज के साथ कप्तान एंगलहॉर्न और जैक ड्रिस्कॉल अपने साथियों के साथ एन को बचाने के लिए वहां पहुंच चुके थे। लेकिन जब जैक की नजर उस वेदी पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वेदी खाली थी और वहां सिर्फ टूटी हुई रस्सियां लटक रही थीं। जैक तुरंत दीवार पर चढ़ा और उसने दूर जंगल में कोंग को एन को ले जाते हुए देखा। जैक किसी भी कीमत पर एन को वापस लाना चाहता था। उसने बिना एक पल गंवाए एन को बचाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। कप्तान एंगलहॉर्न ने जैक और उसकी रेस्क्यू टीम को सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया, क्योंकि इसके बाद वह किसी भी कीमत पर उस शापित टापू से अपना जहाज लेकर निकल जाने वाला था। हथियारों से लैस जैक, कार्ल डेनहम और बाकी क्रू मेंबर्स उस खौफनाक और अनजान जंगल में घुस गए। ये जंगल पृथ्वी की किसी भी दूसरी जगह से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ अजीबोगरीब खतरनाक कीड़े, कंटीली झाड़ियां और दम घोंटू दलदल फैले हुए थे। जैसे ही वे लोग थोड़ा आगे बढ़े, उनके सामने का नजारा देखकर सबकी रूह कांप उठी। वो एक विशाल कब्रिस्तान था, जहां हर तरफ इंसानों और भयानक जानवरों के अनगिनत कंकाल और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। ये वही जगह थी जहां कोंग अपने शिकार को चीर फाड़ कर खा जाता था। उन खौफनाक कंकालों के बीच एन का लॉकेट पड़ा हुआ था, जिस पर उसके बालों का एक गुच्छा लिपटा था। इसे देखकर जैक का दिल दहल गया। उसे लगा कि शायद एन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वे लोग कोंग के कदमों के विशाल निशानों का पीछा करते हुए और भी खतरनाक रास्तों की तरफ बढ़ने लगे। उधर कोंग उस घने जंगल के बीच एक प्राचीन खंडहर के पास पहुंचा और उसने एन को जमीन पर पटक दिया। एन को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, इसलिए उसने मरने का नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन कोंग उसके पास आया और उसे अपनी उंगली से जोर जोर से धकेलने लगा। जब एन को लगा कि यह तरकीब काम नहीं कर रही है तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कोंग ने तुरंत अपना विशाल हाथ उसके सामने पटक दिया। बचने का कोई रास्ता न देख एन ने अपनी थिएटर की कला का इस्तेमाल किया। वह अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी, पागलों की तरह नाचने और गिरने का नाटक करने लगी। कोंग यह सब देखकर हैरान था, क्योंकि उसने आज तक किसी इंसान को ऐसा करते नहीं देखा था। वह जोर जोर से अपनी छाती पीटने लगा और गुस्से में एक पेड़ उखाड़कर फेंक दिया। कोंग के इस भयानक रूप को देखकर एन सहम गई, लेकिन तभी अचानक कोंग की आंखों का गुस्सा शांत होने लगा। उसे एन के अंदर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके हैवानियत भरे दिल को झकझोर दिया। बिना कुछ किए कोंग मुड़ा और उसे वहीं छोड़कर जंगल में चला गया। एन को अपनी जान बचाने का मौका मिल गया था और वह तुरंत वहां से उल्टी दिशा में भागने लगी। दूसरी तरफ जैक और उसकी टीम जंगल के एक संकरे और खतरनाक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनके सामने ब्रोंटोसॉरस डायनासोर का एक विशाल झुंड आ गया। कार्ल डेनहम, जिसके सिर पर अभी भी अपनी फिल्म का भूत सवार था, उसने खतरे को अनदेखा करते हुए अपना कैमरा निकाला और शूटिंग शुरू कर दी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डायनासोरों के उस झुंड पर खूंखार कार्नोटोरस मांसभक्षी डायनासोर ने हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए वह पूरा का पूरा झुंड पागलों की तरह उसी संकरी घाटी में भागने लगा जहां क्रू मेंबर्स खड़े थे। सेकंडों के भीतर ही मौत का तांडव शुरू हो गया। सैकड़ों टन वजनी डायनासोरों के पैरों तले कुचलकर क्रू के कई लोग मारे गए। जैक और बाकी बचे लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। उनके ठीक पीछे विशाल डायनासोरों का सैलाब था और उनके ऊपर खूंखार कार्नोटोरस झपट रहे थे। भागते भागते कार्ल का कैमरामैन हर्ब फिसल कर गिर गया। कार्ल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि वह खुद भी मारा जाएगा तो उसने हर्ब को मरने के लिए छोड़ दिया और सिर्फ अपने कैमरे को लेकर भाग खड़ा हुआ।
मौत के उस भयानक खेल में किसी तरह जैक, कार्ल और कुछ गिने चुने लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल हुए, लेकिन उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। भागते हुए जैक और उसकी टीम एक बेहद गहरी और खौफनाक खाई के पास पहुंचे, जिसे पार करने के लिए सिर्फ एक फिसलन भरा लकड़ी का लट्ठा था। नीचे हजारों फीट गहरी खाई और घना अंधेरा था, जिसमें अजीब सी डरावनी आवाजें गूंज रही थी। जैसे ही क्रू के लोग उस लट्ठे के बीचों बीच पहुंचे, अचानक अंधेरे को चीरता हुआ कोंग उनके ठीक सामने आ गया। कोंग की आंखों में खून सवार था। उसने लट्ठे को पकड़कर हवा में उठा लिया और उसे पागलों की तरह हिलाने लगा। जैक और बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस लट्ठे से चिपके हुए थे, लेकिन कोंग के भयानक झटकों के सामने किसी का जोर नहीं चला। एक एक करके कई क्रू मेंबर्स चीखते हुए उस अंधेरी खाई में गिरते चले गए। अंत में कोंग ने उस पूरे के पूरे लट्ठे को ही खाई में फेंक दिया। जैक, कार्ल और बाकी बचे लोग भी हजारों फीट नीचे मौत के मुंह में जा गिरे। लंबे समय तक उस अंधेरी खाई में खौफनाक सन्नाटा छाया रहा। जब जैक को होश आया तो उसने देखा कि वो दलदल और कीचड़ में सना हुआ है। उसने चारों तरफ देखा तो उसके कई साथी मारे जा चुके थे, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। जैसे ही उनकी नजरें खाई के अंधेरे कोनों पर पड़ी, वहां से इंसान के आकार के भयानक और घिनौने कीड़े, विशालकाय मकड़ियां और भयानक खून पीने वाले जानवर रेंगते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। उनके पास न हथियार थे और न ही भागने का कोई रास्ता। अब वो मौत के उस कुएं में चारों तरफ से घिर चुके थे, जहां से जिंदा बचकर निकलना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। चारों तरफ से इंसान के आकार की खौफनाक मकड़ियां, विशालकाय केकड़े और घिनौने कीड़े उनके जिस्म को नोचने के लिए रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैक ने अपने साथियों को बचाने के लिए पागलों की तरह डंडे से उन कीड़ों पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उन राक्षसी कीड़ों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि बचना नामुमकिन लग रहा था। क्रू मेंबर लंपी और जॉय देखते ही देखते उन भयानक कीड़ों का निवाला बन गए। वो दर्द से चीख रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। जब जैक को लगा कि अब उनकी भी मौत तय है, तभी अचानक ऊपर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कप्तान एंगलहॉर्न और ब्रूस बैक्सटर ने बिल्कुल सही वक्त पर खाई के ऊपर से गोलियां चलाकर उन खौफनाक कीड़ों के चीथड़े उड़ा दिए। जैक और कार्ल किसी तरह मौत के उस दलदल से बाहर निकले, लेकिन कार्ल डेनहम का कैमरा पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। अपने टूटे हुए कैमरे और बर्बाद हो चुकी फिल्म को देखकर कार्ल कुछ पल के लिए टूट गया, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक और भी खौफनाक और लालची ख्याल आया। उसने तय किया कि वह खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, बल्कि दुनिया के उस 8वें अजूबे यानी कोंग को ही जिंदा पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाएगा। कप्तान एंगलहॉर्न को कार्ल का यह पागलपन बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन कार्ल किसी की सुनने वाला नहीं था। दूसरी तरफ जैक ड्रिस्कॉलन को अकेला छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। बिना अपनी जान की परवाह किए जैक ने निहत्थे ही उस भयानक जंगल की गहराइयों में जाने का फैसला किया। उसने कार्ल से कहा कि वो गांव का विशाल दरवाजा खुला रखे और खुद उस खौफनाक सफर पर निकल पड़ा, जहां हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। उधर एन डैरो कॉन्ग की कैद से भागने के बाद घने और कंटीले जंगल में अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रही थी। वह बुरी तरह थक चुकी थी और प्यास से उसका गला सूख रहा था। तभी उसे कुछ दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसे ही वह उस आवाज की तरफ मुड़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने एक खूंखार और विशालकाय टीरेक्स डायनासोर खड़ा था, जिसके जबड़ों से खून टपक रहा था। एन अपनी चीख को दबाते हुए वहां से जान बचाकर भागी। डायनासोर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। भागते भागते एन एक सूखे और खोखले पेड़ के तने के नीचे छिप गई। उसे लगा कि वह बच गई है, लेकिन तभी उसके ऊपर इंसान के आकार के भयानक कान खजूरे रेंगने लगे। डर के मारे एन वहां से चीखते हुए बाहर निकली, लेकिन बाहर अब एक नहीं बल्कि 3 विशालकाय टीरेक्स उसे अपना निवाला बनाने के लिए खड़े थे। जब उन खूनी दरिंदों ने अपने जबड़े एन को निगलने के लिए खोले, तभी अचानक आसमान से छलांग लगाते हुए वहां आ धमका। कोंग ने आते ही एक टीरेक्स को जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद कोंग एक हाथ से एन को बचाता रहा और दूसरे हाथ से उन 3 खूंखार डायनासोरों से भिड़ता रहा। लड़ते लड़ते वे सभी एक गहरी खाई में लटकती हुई लताओं में उलझ गए। हवा में झूलते हुए भी कोंग ने हार नहीं मानी। उसने एक डायनासोर का सिर पत्थरों पर पटकर कुचल दिया। अंत में जब सिर्फ एक आखिरी टीरेक्स बचा, तो कोंग ने उसके दोनों खूनी जबड़ों को अपने हाथों से जकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसके जबड़े को बीच से चीर डाला। खून से लथपथ कोंग ने अपनी छाती पीटी और जीत की एक भयानक दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। लड़ाई के बाद कोंग एन को अपने हाथों में उठाया और उसे लेकर अपने गुफा की तरफ बढ़ चला, जो उस टापू की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित थी। वहां पहुंचकर एन ने कोंग के अंदर एक अजीब सी उदासी और अकेला
अकेलापन देखा। कोंग उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि वह उसकी रक्षा कर रहा था। दोनों के बीच एक अनकहा और बेहद भावुक रिश्ता बन चुका था। रात के अंधेरे में जब कोंग एन को अपने हाथों में लेकर गहरी नींद में सो गया, तब जैक ड्रिस्कॉल अपनी जान हथेली पर रखकर किसी तरह उस ऊंची चोटी तक पहुंच गया। गुफा के अंदर का नजारा देखकर जैक हैरान रह गया। एन कोंग के विशाल हाथों में सुरक्षित सो रही थी। जैक दबे पांव बिना कोई आवाज किए एन की तरफ बढ़ा। जैसे ही जैक ने एन का हाथ पकड़ा, एन की आंखें खुल गईं। उसने जैक को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी कोंग की वो भयानक लाल आंखें अचानक झटके से खुल गईं। कोंग अपने विशाल हाथों से जैक को कुचलने ही वाला था कि तभी गुफा के अंधेरे कोनों से सैकड़ों खौफनाक और विशालकाय चमगादड़ों ने उन पर हमला कर दिया। उन चमगादड़ों के पंख कई फीट लंबे थे और उनके पंजे छुरे की तरह तेज थे। कोंग का ध्यान भटक गया और वह उन खूनी चमगादड़ों को हवा में चीरने लगा। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैक ने एन का हाथ पकड़ा और दोनों हजारों फीट ऊंची चट्टान से लटकती एक मोटी बेल के सहारे नीचे उतरने लगे। लेकिन कोंग की नजर उन पर पड़ गई। उसने तुरंत उस बेल को पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचने लगा। मौत उन्हें फिर से अपनी तरफ खींच रही थी। बचने का कोई दूसरा रास्ता न देख जैक ने हवा में उड़ते हुए एक विशाल चमगादड़ के पैर पकड़ ली। चमगादड़ उनके वजन से संतुलन खो बैठा और अगले ही पल जैक और एन हजारों फीट नीचे उफंती हुई नदी में जा गिरे। नदी की तेज धार से किसी तरह लड़ते हुए वे दोनों किनारे पर पहुंचे, लेकिन उन्हें पता था कि असली खतरा अभी टला नहीं है। पीछे मुड़कर देखा तो कोंग का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उनके पीछे दौड़ पड़ा। जैक और एन उस विशाल दीवार तक पहुंच गए। दीवार के दूसरी तरफ कार्ल डेनहम और बचाव दल उनका इंतजार कर रहे थे। जैक और एन के दीवार पार करते ही पीछे से कोंग एक तूफान की तरह वहां आ धमका। उसने अपनी पूरी ताकत से उस विशाल और मजबूत लकड़ी के दरवाजे पर हमला किया और उसे चकनाचूर कर दिया। लेकिन कार्ल डेनहम के दिमाग में लालच का जहर पूरी तरह से घुल चुका था। उसने कोंग को मारने के बजाय उसे जिंदा पकड़ने का खौफनाक जाल बिछाया था। जैसे ही कोंग अंदर घुसा, क्रू के लोगों ने उस पर चारों तरफ से विशाल लोहे के जाल और कांटेदार हुक फेंकने शुरू कर दिए। कोंग पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ गया, लेकिन वह आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी खूंखार ताकत से उन रस्सियों को खींचना शुरू किया और कई लोगों को हवा में उछालकर मौत के घाट उतार दिया। एन यह सब देखकर बुरी तरह रो रही थी। वह कोंग की जान बख्शने की भीख मांग रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि कोंग कोई राक्षस नहीं है, बल्कि वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लालच में अंधे हो चुके लोगों ने उसकी एक न सुनी। तभी कप्तान एंगलहॉर्न ने कोंग के पैरों में एक धारदार हार्पून भाला मार दिया, जिससे वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। एन की चीखें निकल रही थीं। वह कोंग के पास जाना चाहती थी, लेकिन जैक ने उसे रोक लिया। उसी पल कार्ल डेनहम एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ा और उसने कोंग के चेहरे पर क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा से भरी एक विशाल बोतल दे मारी। बोतल टूटते ही गैस चारों तरफ फैल गई। कोंग का विशाल शरीर अब धीरे धीरे जवाब देने लगा था। उसकी आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले उसकी नजरें सिर्फ एन को ढूंढ रही थीं। कार्ल डेनहम ने उस बेहोश राक्षस को देखकर लालच भरी मुस्कान के साथ कहा कि अब पूरी दुनिया इसे देखने के लिए पैसे देगी। यह दुनिया का 8वां अजूबा है। कार्ल ने स्कल आइलैंड के उस राजा को तो कैद कर लिया था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब यह तबाही का देवता इंसानों की दुनिया में कदम रखेगा तो मौत का कैसा भयानक मंजर सामने आएगा। न्यूयॉर्क की चमकती और बर्फीली सर्दियों की रात में एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी छिपी हुई थी। कार्ल डेनहम का वो पागलपन अब एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। थिएटर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, जो उस खूंखार जानवर को देखने के लिए बेताब थी, जिसे कार्ल ने दुनिया का 8वां अजूबा नाम दिया था। थिएटर के अंदर का नजारा किसी जश्न जैसा था। लोग तालियां बजा रहे थे। भारी पर्दा उठते ही दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। स्कल आइलैंड का वो अजेय राजा कोंग अब लोहे की भारी भरकम जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में अपनी छिन चुकी आजादी का दर्द, बेबसी और इंसानों की इस नई दुनिया को लेकर खौफ साफ झलक रहा था। कार्ल डेनहम बड़े गर्व से मंच पर खड़े होकर अपनी कामयाबी की झूठी कहानी सुना रहा था, लेकिन उस तालियां बजाती भीड़ में एंटेरो कहीं नहीं थी, क्योंकि उसने कार्ल के पैसों को ठुकरा दिया था। अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए कार्ल ने एन की तरह दिखने वाली एक दूसरी लड़की को मंच पर बांध दिया था। फ्लैशलाइट्स की चकाचौंध और लोगों के शोर से कोंग बुरी तरह परेशान हो रहा था। तभी उसकी नजर मंच पर बंधी उस लड़की पर पड़ी। उसे लगा कि वो उसकी एन है, लेकिन जैसे ही उसने उसे करीब से देखा, उसे एहसास हुआ कि इंसानों ने उसे एक बार फिर धोखा दिया है। यह उसकी एन नहीं थी। कोंग के सब्र का बांध टूट गया और उसकी वो बेबसी अब एक खौफनाक और विनाशकारी गुस्से में बदल गई और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस क्रोम स्टील की मजबूत जंजीर को एक ही झटके में तोड़ दिया। अगले ही पल पूरे थिएटर में मौत की चीख पुकार मच गई। जो लोग कुछ सेकंड पहले हंस रहे थे, वे अब अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। लेकिन कोंग के गुस्से के सामने हर कोई बेबस था। उसने मंच को चकनाचूर कर दिया और थिएटर की विशाल दीवारों को तोड़ता हुआ सीधा न्यूयॉर्क की सड़कों पर आ धमका। जो शहर कुछ पल पहले रोशनी से जगमगा रहा था, वो अब कोंग के कदमों तले तबाही का खौफनाक मंजर बन चुका था। कोंग ने कारों को खिलौनों की तरह हवा में उछाल दिया और एक चलती हुई ट्राम को अपने हाथों से चकनाचूर कर डाला। वह पागलों की तरह हर सुनहरे बालों वाली लड़की को उठाता और निराश होकर फेंक देता, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ अपनी एन को ढूंढ रहा था। जैक ड्रिस्कॉल एक टैक्सी लेकर कोंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस
विशालकाय राक्षस के सामने आना मौत को गले लगाने जैसा था। तबाही का यह नंगा नाच न्यूयॉर्क की सड़कों पर जारी था। लेकिन तभी एक सुनसान गली में कोंग की नजर अचानक एन पर पड़ी। इतने भयानक गुस्से और विनाश के बावजूद एन को देखते ही कोंग बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखों का खौफनाक गुस्सा प्यार में बदल गया। उसने बहुत नरमी से एन को अपने हाथों में उठा लिया और दोनों शहर के उस शोरगुल से दूर एक जमे हुए तालाब के पास आ गए, जहाँ कोंग बर्फ पर फिसलते हुए एक बच्चे की तरह खुश हो रहा था। लेकिन उनकी यह खुशी और शांति बस चंद पलों की मेहमान थी। अचानक उनके चारों तरफ अंधाधुंध गोलियों की बारिश शुरू हो गई। इंसानों की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तोपें और मशीन अग्ने कोंग के चीथड़े उड़ाने के लिए तैयार थीं। अपनी एन को बचाने के लिए कोंग बिना अपनी जान की परवाह किए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ा। वो नहीं जानता था कि इंसानों की ये दुनिया स्कल आइलैंड के डायनासोरों से भी ज्यादा बेरहम और जानलेवा है। सेना के खौफनाक हमलों और चारों तरफ से बरसती गोलियों के बीच कोंग अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी एन को बचाने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की असीम ऊंचाइयों की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, नीचे का शहर एक छोटे से खिलौने जैसा लगने लगा था। जब वे उस गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचे तो आसमान में सुबह की पहली सुनहरी किरणें फूट रही थीं। कोंग ने बहुत प्यार और नरमी से एन को नीचे रखा। अचानक उस शांत आसमान को चीरते हुए नौसेना के 6 लड़ाकू विमान वहां आ थमके। इंसानों ने उस बेजुबान जानवर को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। विमानों को अपनी तरफ आता देख कोंग समझ गया कि अब मौत उसका दरवाजा खटखटा रही है। उसने तुरंत एन को एक सुरक्षित कोने में छिपा दिया और एक ढाल बनकर उन लोहे के उड़ने वाले राक्षसों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। विमानों ने बिना कोई रहम खाए कोंग पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। मशीन अगड़ों की गोलियां कोंग के विशाल शरीर को बेरहमी से छलनी कर रही थीं। वह दर्द से दहाड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने हवा में छलांग लगाकर एक लड़ाकू विमान को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे चकनाचूर करके नीचे फेंक दिया। लेकिन उन गोलियों ने स्कल आइलैंड के उस महान राजा को अंदर तक तोड़ दिया था। एन यह सब देखकर खून के आंसू रो रही थी। वह अपनी जान की परवाह के बिना स्टील की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वह पागलों की तरह अपने हाथ हिलाकर उन विमानों को रोकने की भीख मांग रही थी, लेकिन गोलियों के उस बहरे शोर में उसकी चीखें कहीं दबकर रह गईं। कोंग अब बुरी तरह घायल हो चुका था। कोंग ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत बटोरी और अपने कांपते हुए हाथों से एन को उठाया। उसने अपनी मौत से ठीक पहले एन को एक आखिरी बार अपनी बाहों में लिया। कोंग की उन खौफनाक आंखों में अब कोई गुस्सा, कोई हैवानियत या कोई डर नहीं था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एन के लिए बेपनाह प्यार और एक अजीब सी शांति थी। उसने एन को वापस सुरक्षित जगह पर रखा और फिर जिंदगी की जंग हारते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक गया। एन के सामने ही कोंग हजारों फीट नीचे न्यूयॉर्क की उन बेरहम सड़कों पर जा गिरा। एन पूरी तरह टूट चुकी थी। वह उस खालीपन को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी जैक ड्रिस्कॉल वहाँ पहुंचा और उसने एन को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन एन का एक हिस्सा कोंग के साथ ही हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। नीचे सड़क पर उस विशालकाय शरीर को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। फ्लैशलाइट्स चमक रही थीं और फोटोग्राफर्स उस मरे हुए जानवर की तस्वीरें खींचने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। भीड़ में से एक आदमी ने कहा कि विमानों ने उसे मार गिराया। कार्ल डेनहम उस भीड़ को चीरता हुआ कोंग के मृत शरीर के पास पहुंचा। उसने कोंग के उस शांत चेहरे को देखा और भारी आवाज में ऐसी बात कही, विमानों ने उसे नहीं मारा, खूबसूरती ने इस खूंखार जानवर की जान ली है। और इसी दर्दनाक और भावुक मोड़ पर यह कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी और हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाते रहें।